अस्सलाम वालेकुम। वेबसाइट एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कोर्स में मैं ज़हीर अब्बास आपको खुशामदीद कहता हूँ। ये कोर्स वेबसाइट डेवलपमेंट और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए डिज़ाइन किया गया है। इस कोर्स में मैं आपको बिल्कुल बिगिनिंग से सॉफ्टवेयर और वेबसाइट बनाना सिखाऊंगा। इस सॉफ्टवेयर में हम कौन कौन सी वेबसाइट्स बनाना सीखेंगे। इसमें हम ई कॉमर्स वेबसाइट बनाएंगे, यानी कि एक ऐसी वेबसाइट जिसमें आप ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है कि जिसकी बहुत हाई डिमांड है। हर जगह पर कोई भी दुकान है, फिज़िकल शॉप है या कोई घर बैठकर काम करना चाहता है, उसे अपनी प्रोडक्ट को ऑनलाइन सेल करने के लिए एक ई कॉमर्स वेबसाइट चाहिए। तो ये वेबसाइट आप तैयार करके अपने क्लाइंट्स को बेच सकते हैं या अपना कारोबार भी कर सकते हैं। दूसरी वेबसाइट आती है रियल स्टेट वेबसाइट। प्रॉपर्टी एजेंट्स बहुत ज़्यादा हैं हर शहर में, हर मुल्क में, तो इसकी भी हाई डिमांड है। तो इंशाल्लाह हम इस कोर्स में रियल स्टेट वेबसाइट बनाना भी सीखेंगे। दैन फिर हम फूड ऑर्डरिंग वेबसाइट, यानी कि जो रेस्टोरेंट्स हैं या होटल्स हैं जो कि अपनी जो आइटम्स हैं वो ऑनलाइन सेल करना चाहें या डिलीवरी करना चाहें, तो उनके लिए हम एक फूड ऑर्डरिंग वेबसाइट बनाएंगे जिसमें उनका मेन्यू होगा और उनका जो फूड ऑर्डरिंग सिस्टम होगा और डिलीवरी सिस्टम सारा कंप्लीट हम इस फूड ऑर्डरिंग वेबसाइट में बनाना सीखेंगे। इसके बाद अपॉइंटमेंट बुकिंग सिस्टम है। फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर जो डॉक्टर्स होते हैं या प्लम्बर्स, इलेक्ट्रीशियंस, वो सारे अपना एक अपॉइंटमेंट बुकिंग सिस्टम बनवाते हैं जिसमें उन्होंने जो कस्टमर्स होते हैं वो अपना टाइम शेड्यूल करवा लेते हैं और दैन फिर वो जो रिलेटिव जो सर्विस प्रोवाइडर है वो अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि हम इस कोर्स के अंदर कौन कौन से सॉफ्टवेयर बनाना सीखेंगे। तो इसमें हम सबसे पहले स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है जो कि एक बहुत हाई डिमांडिंग प्रोडक्ट है। और इसके बाद पॉइंट ऑफ सेल सॉफ्टवेयर है। कोई भी दुकान है, गारमेंट्स की शॉप्स की, जनरल स्टोर है या कोई भी चीज़, कोई ऐसी दुकान जहाँ पे चीज़ें बिक रही होती हैं, वहाँ पर पीओएस सॉफ्टवेयर की हाई डिमांड है। इसके बाद पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम है। इसमें लाइक जैसे कि शवारमा जो शॉप हो गया या बर्गर शॉप हो गया, जो स्टॉल्स वगैरह लगाते हैं, या कोई पिज़्ज़ा शॉप्स हैं, होटल्स हैं, जो छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स हैं, उनको अपना बिलिंग सिस्टम के लिए फूड पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है। तो वो भी सॉफ्टवेयर हम इस जो कोर्स है इसमें हम बनाएंगे। देन फिर आता है मेडिकल स्टोर सॉफ्टवेयर, मेडिकल स्टोर्स के लिए, और इंस्टॉलमेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। इसके अलावा कोई और जो सॉफ्टवेयर होगा जो हमारे इस कोर्स में हम इसको इंक्लूड करना चाहेंगे वो हम इसमें ऐड कर देंगे। वेबसाइट और सॉफ्टवेयर दोनों एक अलग अलग चीज़ें हैं। फ्रंट एंड जो ऑल कस्टमर्स के लिए हम बनाते हैं, जो चीज़ कस्टमर्स देखते हैं, वो हमारी वेबसाइट होगी। और बैक एंड पर जो एडमिन कंट्रोल करेगा या बिजनेस ओनर कंट्रोल करेगा वो सॉफ्टवेयर होगा। तो इस कोर्स के अंदर हम दोनों चीज़ों को कवर करेंगे कि वेबसाइट कैसे बनती है और सॉफ्टवेयर कैसे बनते हैं। तो ये दोनों चीज़ें हम किन लैंग्वेजेस के ज़रिए बनाएंगे। इसमें हम सबसे पहले HTML सीखेंगे, HTML के बेसिक्स सीखेंगे। दैन फिर हम CSS यानी कि कैस्केड स्टाइलिंग शीट, इसमें हम देखेंगे कि हमने डिज़ाइन कैसे करना है, कि हमने तो एक टेक्स्ट लिखना है और उस टेक्स्ट को किस तरह से हमने डिज़ाइन करवाना है। और दैन फिर जावास्क्रिप्ट और jQuery, ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं, लेकिन इनको हम स्क्रिप्ट के ज़रिए अपने वेबसाइट के अंदर ऐड करते हैं। तो किसी जगह पर जावास्क्रिप्ट इस्तेमाल होगा, किसी जगह पर jQuery इस्तेमाल होगा। जावास्क्रिप्ट वेबसाइट के अंदर फंक्शनैलिटी ऐड करने के लिए होता है, डिफरेंट एनिमेशंस वगैरह के लिए। इसी तरह जो jQuery है ये भी एनिमेशंस और डिज़ाइनिंग के लिए इस्तेमाल होती है। तो नेक्स्ट फिर हम सीखेंगे MySQL डेटाबेस। तो डेटाबेस हम किस तरह से मैनेज करेंगे, हमने जो डाटा अपनी वेबसाइट में या हमने अपने सॉफ्टवेयर में यूज़ करना है उसको हम डेटाबेस में किस तरह से सेव करेंगे, वो सारा हम MySQL के पोर्शन में सीखेंगे। दैन फिर हम आएंगे PHP। PHP वो लैंग्वेज है जो कि फ्रंट एंड यानी कि HTML को बैक एंड यानी डेटाबेस के साथ मिलाती है।
और पाइथन भी एक लैंग्वेज है, बहुत फेमस लैंग्वेज है, ये भी हम इस कोर्स में सीखेंगे। यानी कि हम इस कोर्स में PHP के ज़रिए भी डेटाबेस कनेक्टिविटी सीखेंगे और पाइथन के ज़रिए भी डेटाबेस कनेक्टिविटी सीखेंगे। तो आज से हम पहला लेक्चर स्टार्ट करते हैं। HTML से स्टार्ट शुरू करते हैं। HTML क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है जो कि टेक्स्ट को फॉर्मेट और लिंक करने के लिए इस्तेमाल होता है। मार्कअप लैंग्वेज क्या होता है कि कोई भी ऐसी लैंग्वेज जो कि टेक्स्ट की डिज़ाइनिंग के लिए या फॉर्मेटिंग के लिए इस्तेमाल हो, उसको हम मार्कअप लैंग्वेज कहेंगे। तो HTML एक ऐसी लैंग्वेज है जो हम टेक्स्ट लिखेंगे उस टेक्स्ट को फॉर्मेट करेगा, यानी उसकी अरेंजमेंट करेगा, उसको डिज़ाइन करेगा और डिफरेंट टेक्स्ट को एक दूसरे के साथ जोड़ेगा। जैसे कि हम किसी भी वेबसाइट में अबाउट अस पे क्लिक करते हैं तो जो वेबसाइट है वो अबाउट अस का पेज ओपन कर देती है। तो उसमें हमने दो टेक्स्ट को आपस में लिंक किया होता है, दो पेजेस को आपस में लिंक किया होता है। तो इसमें अब नेक्स्ट देखते हैं कि HTML में बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। HTML बेसिकली एक कंटेनर है जिसके दो पार्ट्स हैं। अपर जो पार्ट है उसको हम हेड कहेंगे और लोअर को हम बॉडी कहेंगे। इस टोटल कंटेनर को जो कवर करेगा वो हमारा होगा HTML टैग। ठीक है, यानी कि ये पूरा जो HTML का जो कोड होगा वो HTML ओपन और HTML क्लोज के दरमियान होगा। ना इससे बाहर कुछ हम लिख सकते हैं, पहले लिख सकते हैं, और ना ही हम क्लोजिंग टैग के बाद लिख सकते हैं। क्लोज का मतलब होता है ये जो आप स्लैश देखते हैं इसको हम क्लोज रीड करेंगे। अगर किसी टैग के अंदर, यानी कि आप जैसे कि एंगल ब्रैकेट्स है, एंगल ब्रैकेट के अंदर कोई भी जो वर्ड लिखेंगे उस पूरे सेट को हम टैग कहेंगे। तो उस टैग के अंदर अगर स्लैश होगा तो उसको हम क्लोजिंग टैग कहेंगे, और अगर स्लैश नहीं होगा तो उसको हम सिंपल टैग कहेंगे या ओपन टैग कहेंगे। अब जो स्ट्रक्चर है उसमें जो मेन जो चीज़ है कि जो स्टार्टिंग HTML और क्लोजिंग HTML के अंदर ही सब कुछ आना है। इसके अंदर टॉप पर हमारे पास हेड टैग आएगा, यानी कि हेड ओपन और हेड टैग और क्लोजिंग टैग, और इसके नीचे आएगा बॉडी टैग। हेड टैग के अंदर टाइटल टैग होगा, टाइटल टैग में वेबसाइट का नेम होगा। इसके बाद इसमें हम मेटा टैग्स ऐड करेंगे। मेटा टैग्स में हम ये बताते हैं कि ये वेबसाइट किस मकसद के लिए बनाई गई है और इसमें कौन कौन से हम कीवर्ड्स यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा जब हम कोई लिंक शेयर करते हैं तो उस लिंक का ऑटोमेटिक एक पिक्चर बन जाती है, उसका लोगो शो होता है, साथ में वेबसाइट की डिस्क्रिप्शन शो हो जाती है। तो वो सारा कुछ ये मेटा टैग्स के अंदर होता है, इसे हम OG टैग कहते हैं। क्योंकि इंशाल्लाह हम जब मेटा टैग्स पर जाएंगे तो इसको डिटेल से समझेंगे। इसके बाद आता है जी एक्सटर्नल फाइल्स, यानी कि हम स्टाइल टैग्स यूज़ करेंगे, CSS की फाइल यूज़ करेंगे, आइकॉन्स यूज़ करेंगे, और कुछ कंडीशंस में हम स्क्रिप्ट का टैग भी हम ऐड करेंगे। लेकिन आम तौर पर हम हेड में स्क्रिप्ट का टैग नहीं यूज़ करेंगे। मिसाल के तौर पर गूगल एनालिटिक्स का जो कोड होता है वो हमने हेड में ऐड करना होता है, और कुछ और जो टैग्स जो हम थर्ड पार्टी जो टैग्स जो हम स्क्रिप्ट यूज़ करते हैं उसको हम HTML के हेड टैग में हम ऐड करते हैं। लेकिन आपने हमेशा जो स्क्रिप्ट का जो टैग है वो बॉडी क्लोज से पहले यूज़ करना है, कभी भी हेड में नहीं यूज़ करना। इसकी वजह यह है कि वेबसाइट की स्पीड स्लो हो जाएगी। तो इसके लिए हम स्क्रिप्ट के टैग को हमेशा वेबसाइट के एंड में बॉडी टैग क्लोज से पहले लगाते हैं। इन तीनों चीज़ों के अलावा, यानी कि टाइटल टैग, मेटा टैग और एक्सटर्नल फाइल्स के अलावा जो कुछ भी हम स्क्रीन पर दिखाना चाहते हैं वो सब कुछ हम बॉडी टैग के अंदर लिखेंगे। यानी कि बॉडी टैग वो एरिया है कि जहाँ पर हम जो भी चीज़ लिखेंगे, टाइप करेंगे, वो हमारी स्क्रीन पर यानी वेब ब्राउज़र में शो होगी, और जो हेड टैग में लिखेंगे वो स्क्रीन पर शो नहीं होगी। बॉडी टैग के बॉटम में, यानी कि जहाँ पर बॉडी टैग क्लोज हो रहा हो उससे पहले हम स्क्रिप्ट ऐड करेंगे। ये कुछ ऐसी फाइल्स होती हैं जिसमें फंक्शंस होंगे या कुछ डिज़ाइनिंग्स के कोड होंगे, वो हमेशा हम वेबसाइट के एंड में ऐड करेंगे। अब जो कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिसमें टैग क्या होता है। टैग जैसे मैंने आपको पहले बताया कि एंगल ब्रैकेट्स के अंदर कोई भी कीवर्ड जो रैप होगा, जो उसके अंदर बंद होगा, उस पूरे एक सेट को हम टैग कहेंगे। ठीक है, यानी कि कीवर्ड रैप्ड इनसाइड एंगल ब्रैकेट्स इज कॉल्ड अ टैग।
जैसे कि मिसाल के तौर पर एक पी टैग है, एक इमेज टैग है, ठीक है। तो ये टैग हम देख रहे हैं कि एंगल ब्रैकेट के अंदर हमने एक वर्ड यूज़ किया पी, जो कि सॉफ्टवेयर जो HTML की जो एक उन्होंने डिज़ाइन किया था उसमें कुछ ऐसे अल्फाज थे जिनको उन्होंने मुख्तस कर दिया कि वो हम अपनी कोडिंग में ही यूज़ कर सकते हैं, इसके अलावा हम यूज़ नहीं कर सकते। तो उनको हम कीवर्ड्स कहते हैं। जैसे पी एक कीवर्ड है जो कि HTML के अंदर फिक्स कर दिया गया है, इसको हम और कहीं पे भी HTML में किसी और जगह पर हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। तो अब किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, कि इसको हम सिर्फ पी टैग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह IMG टैग है जो कि इमेज को डिस्प्ले करने के लिए इस्तेमाल होता है। हम यहाँ पर अगर IMAGE लिखेंगे तो कभी भी इमेज डिस्प्ले नहीं होगी। तो IMG भी एक कीवर्ड है जो कि HTML में फिक्स कर दिया गया है इमेज के लिए। इसके बाद दूसरी चीज़ आती है एलिमेंट। एलिमेंट क्या होता है कि हमने एक पैराग्राफ टैग लिखा, उसके अंदर हमने कुछ टेक्स्ट लिखा। मिसाल के तौर पर लिखता हूँ आई एम ज़हीर, तो पी ओपन टैग और पी क्लोजिंग टैग के अंदर जो मैंने टेक्स्ट लिखा, कंटेंट लिखा, इस सारी चीज़ों को जो सेट होगा इसको हम एलिमेंट कहेंगे। तो सेट ऑफ टैग्स एंड कंटेंट इज कॉल्ड एलिमेंट। मिसाल के तौर पर पी टैग ओपन में पाकिस्तान लिखा और पी टैग क्लोज लिखने के बाद जो कंप्लीट जो सेट बनता है इसको हम एलिमेंट कहेंगे। तो सिंगल एक जो चीज़ जो हम कहेंगे कि जो एंगल ब्रैकेट के अंदर कोई कीवर्ड रैप होगा उसको हम टैग कहेंगे, और उस ओपन टैग और क्लोजिंग टैग इंक्लूडिंग कंटेंट को मिलाकर जो पूरा जो सेट बनेगा उसको हम एलिमेंट कहेंगे। टैग्स की कौन कौन सी इकसाम होती हैं? सिंगल टैग होता है, अगर हम स्क्रीन में कोई भी टेक्स्ट डिस्प्ले नहीं करना चाहते, नहीं कर रहे, तो उसके लिए सिंगल टैग होगा। जैसे कि इमेज टैग है, इमेज के अंदर कोई भी इबारत नहीं होगी, वो इमेज के अंदर ऑलरेडी जो टेक्स्ट लिखा होगा वही शो होगा, लेकिन बेसिकली हम HTML के अंदर कोई भी टेक्स्ट लिखकर उसको शो नहीं कर सकते इमेज टैग के अंदर। तो इसके अलावा HR टैग है, बियर टैग है जो लाइन ब्रेकिंग टैग, लाइन ब्रेक करने के लिए इस्तेमाल होता है, इसमें भी हम टेक्स्ट नहीं लिखते। अब दूसरा आता है डबल टैग। डबल टैग वो टैग होगा जिसके अंदर हम टेक्स्ट को लिखकर डिस्प्ले करना चाहते हैं। जैसे अली है, तो अली को हम स्क्रीन पर डिस्प्ले करना चाहते हैं, तो हर वो टैग जिसके अंदर टेक्स्ट शो करने के लिए हम लिखेंगे, कोई टैग यूज़ करेंगे, तो वो हमेशा वो डबल टैग होगा। एट्रीब्यूट क्या होता है? HTML में टैग्स के अलावा कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स डिस्प्ले करने के लिए हम एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज टू ऐड एक्स्ट्रा फीचर्स इन अ टैग। ये टैग के अंदर एक्स्ट्रा फीचर्स ऐड करने के लिए यूज़ होता है। जैसे कि टेबल में अगर हम बॉर्डर ऐड करना चाहते हैं तो हम बॉर्डर का एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे। अगर हम बॉर्डर का एट्रीब्यूट नहीं यूज़ करेंगे तो वो टैग जो टेबल होगा उसके अंदर आउटलाइन नहीं लगी होगी, उसके बॉर्डर्स नहीं लगे होंगे। इसके अलावा अगर हम इसमें देखते हैं कि फॉर एग्जांपल स्टाइल है, हम किसी भी टेक्स्ट को उसका कलर चेंज करना चाहते हैं, उसका बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं, तो हम एक स्टाइल का एक एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं। तो इसके अलावा हम जावास्क्रिप्ट का जो कनेक्ट करना हो तो उसके लिए हम आईडी का एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं। अब एट्रीब्यूट में क्या होता है कि कोई भी एट्रीब्यूट है, मिसाल के तौर पर स्टाइल है, तो इक्वल डालेंगे और उसके बाद डबल कोटेशन मार्क में उसकी प्रॉपर्टी लिखेंगे, कोलन लगाएंगे और इसकी हम वैल्यू लगा देंगे। मिसाल के तौर पर हम लिखते हैं जी स्टाइल इज इक्वल टू कलर कोलन रेड, ठीक है। तो जो कलर जो है वो इसकी वैल्यू है, और सॉरी प्रॉपर्टी है, और रेड जो है इसकी वैल्यू होगी। इसके बाद आईडी आ गया। आईडी में हम कोई भी वैल्यू लगा देंगे, मिसाल के तौर पर क्योंकि हम इसको जावास्क्रिप्ट के साथ अटैच करना चाहते हैं, तो हम जो टेक्स्ट है, जो इनपुट है, क्योंकि ये जो आईडी होती है ये अमूमी तौर पर फॉर्म्स के अंदर इस्तेमाल होती है। मिसाल के तौर पर हमने यूज़र नेम की एक आईडी रखी है, तो वो यूज़र नेम के जो हम लिखेंगे आईडी इज इक्वल टू यूज़र नेम, तो जावास्क्रिप्ट में जहाँ पर भी यूज़र नेम आएगा तो वो उसको जो डाटा है वो यूज़र नेम के इनपुट में डिस्प्ले कर देगा। या हमने कोई कैलकुलेशन करनी है, हम चाहते हैं कि a+b को जब हम प्लस करें तो जो उसकी वैल्यू हो वो c इनपुट के अंदर शो हो, तो हम उसकी आईडीज़ जो है वो a की वैल्यू हम id इज इक्वल टू a कर देंगे और b की वैल्यू में हम id इज इक्वल टू b कर देंगे। तो जावास्क्रिप्ट में जब हम उसका कोड लिखेंगे तो जब फंक्शन रन होगा तो id जो c होगा उसमें वैल्यू सम होकर शो हो जाएगी।
ठीक है। तो मतलब किस्सा मुख्तसर कि आपने जब भी टैग्स के अंदर कोई एक्स्ट्रा फीचर यूज़ करना है तो उसके लिए हम एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं, वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट के इस कोर्स में हम कौन कौन से सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हम वी एस कोड इस्तेमाल करेंगे, जो कि विजुअल स्टूडियो कोड है, जो बहुत पॉपुलर एक सॉफ्टवेयर है। इसको हम कोडिंग एडिटर भी कह सकते हैं, टेक्स्ट एडिटर भी कह सकते हैं। और इसके बाद जैम्प सर्वर है, जो कि एक हमारा एक लोकल होस्ट सर्वर है, जिसके अंदर हम डाटा रख कर अपना जो वर्किंग तमाम करेंगे, और इसके ही अंदर हमने सारे अपना डाटा रखना है। जैम्प सर्वर में ही हमें PHP यूज़ करनी पड़ेगी, क्योंकि PHP जो है वो सर्वर के बगैर काम नहीं करती। तो इसके अलावा इसमें जो डाटाबेस है MySQL डाटाबेस, वो भी हमें जैम्प सर्वर में मिल जाएगा। तो हम पहले दिन से ही इसको प्रॉपरली हम जैम्प सर्वर से ही स्टार्ट करते हैं, ताकि जब मैं आपको PHP के लेवल पर लेकर जाऊं या MySQL पर लेकर जाऊं तो आपको ऑलरेडी पता हो कि जैम्प सर्वर क्या काम करता है। तो अब हम सबसे पहले VS कोड मैं बताऊंगा कि आपने कैसे इसको इंस्टॉल डाउनलोड करना है और उसको कैसे इंस्टॉल करना है, और देन फिर हम जैम्प सर्वर को डाउनलोड करने का लिंक बताता हूँ, और उसको हमने डाउनलोड कैसे करना है, और देन इसको इंस्टॉल कैसे करना है। तो चलते हैं हम अपने ब्राउज़र पे। आपने सबसे पहले फायरफॉक्स ओपन कर लेना है। फायरफॉक्स ओपन करने के बाद आपने सबसे पहले यहाँ पर लिखना है VS स्पेस कोड, VS कोड लिखेंगे एड्रेस बार के अंदर, तो ये आपकी एक वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पे लिखा हुआ है विजुअल स्टूडियो कोड, जो पहला लिंक आ रहा है, इसको यहाँ से आपने ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद अब आपने यहाँ पर ये डाउनलोड फॉर विंडोज़ पर क्लिक करना है। तो ये आपका VS कोड डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया है। मेरे लैपटॉप के अंदर ऑलरेडी VS कोड इंस्टॉल है, तो मैं फ़िलहाल इसको यहाँ से स्टॉप कर देता हूँ। डाउनलोड करने के बाद जब डाउनलोड हो जाएगा तो आपने जस्ट इसको डबल क्लिक करना है, और नेक्स्ट के जो प्रोसेस है उसको करने के बाद इसको आपने इंस्टॉल कर लेना है। नेक्स्ट हमने यहाँ पर एक न्यू टैब ओपन करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे XAMPP जैम्प, ठीक है, XAMPP जैम्प सर्वर, और इसको इंटर करेंगे। यहाँ पर आ रहा है डाउनलोड जैम्प, इसको हम यहाँ से ओपन कर लेंगे। जो यहाँ पर जो पहला जो ऑप्शन आ रहा है, इसी को आपने डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। जो एंड वाला है ना 8.2.12, ये थोड़ा सा तंग करता है, इसलिए आपने 8.0.30 इसको डाउनलोड करके और इसको अपने लैपटॉप के अंदर इसको इंस्टॉल कर लेना है। सेम प्रोसेस है, इसमें आपने नेक्स्ट ही करना है, कोई इसके अंदर कोई भी आपने रद्द-बदल नहीं करना, ठीक है। अब नेक्स्ट हम एक जो आज के दिन हम अपना फर्स्ट जो प्रैक्टिस करते हैं, एक सिंपल कोड रन करते हैं, तो इसके लिए हम चलते हैं हम VS कोड पर, और VS कोड पर जाकर हम इसकी प्रॉपरली हम प्रैक्टिस करते हैं। जब आप VS कोड स्टार्ट करेंगे तो आपके सामने कुछ ब्लैंक स्क्रीन आएगी, कुछ एक वेलकम पेज होगा, उस वेलकम पेज को आपने क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद सबसे पहला जो काम आपने करना है वो आप यहाँ पर फाइल पे आएंगे। फाइल पर आने के बाद आपने यहाँ पर ये ऑटो सेव का एक आपको बटन नज़र आएगा, ऑप्शन नज़र आएगा। इस ऑप्शन को आपने क्लिक कर लेना है, चेक कर लेना है, ठीक है, इसको ऑन कर लेना है। अब इसका मकसद क्या होगा कि हम जो भी इस पर हम टाइप करेंगे वो ऑटोमेटिक उसका वो सेव करता जाएगा। अगर ये आप ऑप्शन ऑन नहीं करेंगे तो आप लिखते तो रहेंगे लेकिन डॉक्यूमेंट सेव नहीं होगा। आपको सेव करने के लिए Ctrl+S करना पड़ेगा, या आपको यहाँ पर आकर सेव का ऑप्शन, यहाँ पर जो सेव का ऑप्शन नज़र आ रहा होता है, इसको आपको क्लिक करना पड़ेगा, फिर वो सेव होगा। तो इस चीज़ से बचने के लिए आपने ऑटो सेव का जो फंक्शन है वो ऑन कर लेना है। देन अब हम फोल्डर सेलेक्ट करते हैं। आपने डायरेक्टली यहाँ पर काम नहीं करना, ये नहीं कि VS कोड ओपन किया और काम स्टार्ट कर दिया। आपने उसकी लोकेशन सेट करनी है, जो सर्वर हम यूज़ कर रहे हैं उसकी हमें लोकेशन सेट करनी है पहले। तो इसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पर फाइल मेन्यू क्लिक करने के बाद आ जाएंगे ओपन फोल्डर पे। ओपन फोल्डर पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब ये हमारा पास ये इस तरह से जो है ना समथिंग आपका ये यहाँ से इस तरह से आपको शो करेगा सबसे पहले, ठीक है। आपने क्या करना है कि सी में जाना है, और सी में जाने के बाद आपको यहाँ पर नज़र आएगा जैम्प, ये फोल्डर नज़र आ रहा है जैम्प का, ठीक है। इसको आपने डबल क्लिक करके ओपन कर लेना है।
फिर आपने htdocs पर आना है, इसको आपने डबल क्लिक करके ओपन कर लेना है। अब यहाँ पर कुछ फाइल्स पड़ी होंगी ऑलरेडी स्टार्टिंग के अंदर, वो आपने फाइल्स यहाँ से डिलीट कर लेनी है। डिलीट करने के बाद यानी कि अब फॉर एग्जांपल यहाँ से अगर आपको सिर्फ फोल्डर नज़र आएगा, आपने क्या करना है कि यहाँ पर फाइल मैनेजर में जाना है। यहाँ पे ये आपका ये सी ड्राइव आ गया, दिस पीसी मैंने किया, ये आपका सी ड्राइव आ गया, अपना जो इस पीसी का जो पेज है वो आ गया। अब आपने यहाँ पर इसको डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद आप जाएंगे जैम्प के अंदर, जैम्प के बाद आप आएंगे htdocs के अंदर। तो यहाँ पर आपको बहुत सी फाइलें नज़र आएंगी, ठीक है, जो ऑलरेडी जब हमने सर्वर इंस्टॉल किया था, डाउनलोड करके इंस्टॉल किया, तो यहाँ कुछ फाइल्स होगी, तो वो फाइल आपने सारी Ctrl+A करके सिलेक्ट ऑल कर लेना है और उसके बाद इसको डिलीट कर देना, यानी कि ये फोल्डर आपका खाली होना चाहिए। अब हम जाते हैं VS कोड पे। अब यहाँ पर हमने क्या किया था कि हम पहले हम सी पर गए थे, सी पर जाने के बाद अब हम यहाँ पर आएंगे जैम्प के अंदर, और जैम्प के अंदर हमने htdocs का फोल्डर ओपन कर लिया। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो यहाँ से आप इसको सेलेक्ट फोल्डर कर लेंगे। अब हमारी जो लोकेशन है वो सेट हो गई है htdocs के ऊपर। अब हम यहाँ पर इसके अंदर वर्किंग करेंगे, तो क्या करेंगे, हम सिर्फ साइड बार है इसके अंदर, आपको थोड़ा अगर देखें तो आपको 4 आइकॉन नज़र आएंगे। तो जो पहला जो है ये न्यू फाइल के लिए है। यहाँ पे ये चीज़ अब याद रखनी है कि आपने इसको रीड लाजमी कर लेना है। अगर आपको नहीं समझ आया ना कि ये फाइल है कि फोल्डर है, हम इसको देखेंगे तो यहाँ पे लिखा होगा न्यू फाइल, अगर साथ में आएगा तो न्यू फोल्डर है। आपने फाइल क्रिएट करनी है। अक्सर स्टूडेंट्स होते हैं वो फोल्डर क्रिएट कर देते हैं, फोल्डर नहीं क्रिएट करना, आपने यहाँ से फाइल क्रिएट करनी है। तो यहाँ से क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा index.html, ये लाजमी आपने लिखना है, ठीक है। अगर ये आप सिंपल इंडेक्स लिखेंगे तो आपका वो जो चीज़ है वो जैसे एक टेक्स्ट फाइल बना देगा, तो इसलिए आपने index.html लाजमी लिखना है। लिखने के बाद हम यहाँ से इंटर करेंगे, इंटर करने के बाद आपके सामने ये चीज़ नज़र आएगी। अब आपने करना क्या है कि Shift+1 प्रेस करना है और ये आपके सामने एक्सक्लेमेटरी साइन आ गया, ठीक है। करने के बाद आपने टैब दबाना है, कीबोर्ड के ऊपर टैब का जो बटन होता है जो कि कैप्स लॉक के ऊपर होगा, ठीक है, तो इसको आपने प्रेस करना है। तो ये आपके सामने ये पूरा स्ट्रक्चर बन गया। अब इस स्ट्रक्चर में हमने क्या करना है कि यहाँ पर हम इसको पहले समझते हैं कि चीज़ें क्या क्या हैं। पहले है जी डॉक टाइप HTML, ठीक है। अब डॉक टाइप HTML में क्या है कि ये बता रहा है कि आपका जो डॉक्यूमेंट है वो HTML टाइप का है, यानी कि डॉक टाइप जो है ये डॉक्यूमेंट डिक्लेरेशन है कि डिक्लेयर करता है कि फाइल कौन सी टाइप की है। यहाँ पर कुछ मार्कअप लैंग्वेजेस और भी होती हैं, जैसे XML होता है, XAML भी होता है, ठीक है। तो जो भी हम यहाँ पे मेंशन करेंगे, ब्राउज़र जो है वो अब क्योंकि ब्राउज़र के अंदर पूरी दुनिया की लैंग्वेजेस फीड होती हैं, ठीक है, उसमें PHP भी होती है, पाइथन भी होती है, जावास्क्रिप्ट भी है, उसमें HTML भी है, CSS है, मतलब जितनी भी दुनिया में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सारी ब्राउज़र के अंदर फीड है। तो वो उसको रीड करने के लिए उसको पहले बताना पड़ेगा कि ये फाइल कौन सी है। तो वो डॉक्यूमेंट टाइप जो डॉक टाइप पड़ेगा कि ये HTML है, तो वो उसे जो अपना जो उसकी ब्राउज़र के अंदर जो सेटिंग्स हैं वो HTML के हिसाब से सेट कर देगा और देन उसको फिर आपको उसको रीड करना शुरू कर देगा। तो सेकंड जो टैग आता है वो HTML है। जैसे मैंने बताया था कि HTML जो है वो एक कंटेनर है जो कि HTML टैग के अंदर सारा वर्क करता है। इसके टॉप पर हेड टैग है और नीचे बॉडी टैग है। अब हेड टैग में हम क्या था, हमने पढ़ा था कि इसमें टाइटल टैग्स होते हैं। ये वो चीज़ है जो कि वेबसाइट के जो हम रन करते हैं, तो टॉप पर जो टैब्स हम ओपन करते हैं, टैब के अंदर गूगल लिखा होता है, फेसबुक लिखा होता है या ट्विटर लिखा होता है, तो उसका जो हम यहाँ पर जो भी नाम लिखेंगे वो टैब के अंदर शो होगा। मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ पर ब्राउज़र पे जाता हूँ तो अगर आप ये देखें, ये यहाँ पर टॉप के ऊपर डाउनलोड ज़ैप लिखा हुआ है, तो ये टाइटल टैग के अंदर लिखा हुआ है। इस तरह ये लिखा हुआ है थैंक्स फॉर डाउनलोडिंग विजुअल स्टूडियो, तो ये भी इसके टाइटल टैग के अंदर लिखा हुआ है जो कि यहाँ पर टैब के अंदर शो हो रहा है। तो टाइटल टैग के अंदर हम वो लफ्ज़ लिखेंगे जो कि हम टैब के अंदर शो करना चाहते हैं। इसके बाद मेटा टैग्स हैं, वो हम इंशाल्लाह जब मेटा टैग्स का जो लेक्चर समझेंगे तो हम आपको मैं डिटेल से समझाऊंगा कि मेटा टैग्स क्या क्या होते हैं और इसका क्या फंक्शनलिटी होती है। इसके अलावा इसके अंदर हम CSS जो है टैग के अंदर हम CSS वगैरह ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिखता हूँ लिंक, ठीक है, और यहाँ पर मैं CSS लिखता हूँ और ये इसने ऑटोमेटिक ये जब मैं टैब दबाया तो ये खुद ब खुद ये लिंक बन गया। तो ये जो फाइल्स होंगी ये हम कहाँ पे अटैच करेंगे, हेड टैग के अंदर। इसके बाद नीचे आ गया बॉडी टैग, और बॉडी टैग के अंदर जो हम लिखेंगे वही हमारा प्रिंट होगा स्क्रीन के ऊपर। तो आपने यहाँ पर मिसाल तौर पर लिखता हूँ P और टैब दबाया, एक
जनरल एक टेक्स्ट बनाया गया है ब्राउज़र्स की तरफ से, या VS कोड जो भी जो वर्किंग के जो जिनकी जो डेवलपमेंट टीम है, इन्होंने एक टेक्स्ट लिखा है LOREM, लोरेम, ठीक है। तो लोरेम में हम जब इसको टैब दबाएंगे तो ये ऑटोमेटिक ये आपको टेक्स्ट जनरेट कर देगा। आपको रैंडमली टेक्स्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अक्सर हम जब वर्किंग कर रहे होते हैं हम सोचते हैं कि भाई हम क्या लिखें यहाँ पर, तो हम जस्ट लोरेम लिखकर आपने इसको टेक्स्ट आपने जनरेट कर देना है अपनी प्रैक्टिस के लिए। लेकिन आपने जब क्लाइंट के लिए वर्किंग करनी है तो तब ये आपने टेक्स्ट यूज़ नहीं करना, ठीक है। तो आपने वहाँ पर जो क्लाइंट की तरफ से जो टेक्स्ट प्रोवाइड किया गया है, या आप AI टूल्स के ज़रिए, चैट GPT के ज़रिए, डीप सीप के ज़रिए, जेमिनाई है, मेटा AI है, डिफरेंट AI टूल्स हैं, उसके ज़रिए आपने टेक्स्ट जनरेट करवा लेना है और यहाँ पर आप इसको पेस्ट कर देना है। इंशाल्लाह हम इस कोर्स में हम प्रॉपरली, मैं आपको पहले जो बेसिक चीज़ें हैं वो समझाऊंगा और दैन फिर मैं आपको वाइब कोडिंग के ज़रिए ये सारा आपको वेबसाइट डेवलपमेंट और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट गाइड करूँगा। लेकिन आपको बेसिक्स भी गाइड करूँगा ताकि आपको समझ हो कि कौन सी चीज़ कैसे इस्तेमाल होनी है। ये नहीं कि आपने जस्ट AI पर अपने प्रॉम्प्ट लिखी और आपने वेबसाइट बना दी, लेकिन आपको पता नहीं कि क्या चीज़ कैसे काम कर रही है। आपको अगर क्लाइंट कहता है कि उसमें चेंजिंग कर दो तो आप परेशान हो जाओ कि भाई इसको हमने चेंज कैसे करना है, ठीक है। तो आपको समझ होनी चाहिए कि चीज़ का कब क्या चीज़ क्या काम कर रही है। अब हम आज का ये लेक्चर यहाँ से क्लोज करते हैं, लेकिन इससे पहले इसको हम पहले रन करके देखेंगे कि इसको रन कैसे करना है। आपने जाना है यहाँ पर स्टार्ट मेन्यू में, स्टार्ट मेन्यू में जाकर आप इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे एंड तक, तो यहाँ पर एंड में आपको ये एक्स के अंदर आपको जैप नज़र आएगा, ठीक है। ये सिंपल आप सर्च में लिखेंगे XAMPP लिखेंगे तो आपके सामने ये कंट्रोल पैनल आ जाएगा। इस कंट्रोल पैनल को आपने ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद मैंने चूंकि यहाँ पर इसके जो सेटिंग्स सेट की हुई हैं ये ऑटो स्टार्ट हो जाता है, तो ये निशान मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में गाइड करूँगा कि आपने इसको ऑटो स्टार्ट कैसे करना है। तो यहाँ पर हमने जो अपाची और MySQL ये जो दो सर्विसेज हैं ये आपने स्टार्ट कर लेनी है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको भी स्टॉप करता हूँ, इसी तरह मैं MySQL की सर्विस भी मैं स्टॉप कर लेता हूँ। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं दोबारा, ठीक है। जैसे मैं अब जब आपने वर्किंग करनी है तो जब आप स्टार्ट करेंगे तो आपके सामने इस तरह से ये स्क्रीन शो होगी, ठीक है। तो आपने यहाँ से इसको स्टार्ट कर लेना है और इधर से आपने MySQL को भी स्टार्ट कर लेना है। अब मेरे स्क्रीन पे चूंकि मैंने इसकी जो सर्विस इंस्टॉल की हुई है, ये जब देख रहे हैं मॉड्यूल सर्विस ही मैंने इंस्टॉल की हुई है, इसलिए मुझे जब मैं इसको स्टॉप या स्टार्ट करता हूँ तो पहले मुझसे परमिशन मांगता है। तो लेकिन आपकी कंडीशन के अंदर आपने जस्ट आप स्टार्ट करेंगे तो ये अपाची स्टार्ट हो जाएगा और MySQL स्टार्ट करेंगे तो ये स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद आपने इसको मिनिमाइज़ कर देना है। मिनिमाइज़ करने के बाद हम जाएंगे ब्राउज़र में, ब्राउज़र में जाकर हम एक न्यू टैब ओपन करेंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे LOCALHOST, लोकल होस्ट, ठीक है। ये स्पेलिंग का आपका खास क्या रखना है, LOCALHOST होस्ट, ठीक है। इसको मैं इंटर करूँगा। इंटर करने के बाद ये देखेंगे ये जो मैंने टेक्स्ट लिखा था लोअर मिक्सम वाला ये आपका यहाँ पे शो हो रहा है। तो यहाँ पर हम आज का लेक्चर क्लोज करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम जो नेक्स्ट चीज़ें सीखेंगे। तो यहाँ तक आपने स्टार्ट से लेकर एंड तक इस लेक्चर को अच्छी तरीके से समझना है। बेसिक्स क्या हैं इसकी, टैग्स क्या है, एलिमेंट क्या है, एट्रीब्यूट क्या है, क्योंकि ये जो चीज़ें आपके इन फ्यूचर ये सारी आपको बार बार रिपीट होनी है। एट्रीब्यूट को आपने ख़ास तौर पर समझना है कि एट्रीब्यूट क्या है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम जो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स हैं उसको हम समझेंगे और मज़ीद हम जो वन बाय वन करके स्टेप बाय स्टेप करके इस कंप्लीट HTML को तकरीबन 7 से 8 लेक्चर में हम इसको कवर करेंगे। अपना और अपने घर वालों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।